एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम क्लास 6 मैथ्स का 6th चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। एरिया, वी हैव स्टडीड द एरियाज ऑफ क्लोज्ड फिगर्स रेगुलर एंड इररेगुलर इन प्रीवियस ग्रेड्स। हमने पिछले सालों में अपने बुक्स में पढ़ा था क्लोज्ड फिगर के बारे में, जहां पर रेगुलर जिसके साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं और इररेगुलर यानी जिनके साइड्स और एंगल्स इक्वल नहीं होते, उनके एरियाज के बारे में पढ़े थे। एरिया होता क्या है? द अमाउंट ऑफ रीजन enclosed by a closed figure is called its area. जितनी जगह क्लोज्ड फिगर ने ली हुई है वो जगह उस क्लोज्ड फिगर का एरिया होगा। इस तरह से हम एरिया निकालेंगे। In previous grades we arrived at the formula for the area of rectangle and a square using square grid paper. पिछले साल हमने एरिया निकाला था रेक्टेंगल का और स्क्वायर का ग्रिड पेपर की मदद से। तो आपको याद होगा ही एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। उसी तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ या लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ब्रेड्थ और विड्थ दोनों सेम ही होता है, तो हम लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ लिख सकते हैं या लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। अब कुछ एग्जांपल्स हैं। अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। A square carpet of sides 3 meter is laid on the floor. Find the area of the floor that is not carpeted. एक फ्लोर है रेक्टेंगुलर जिसकी लेंथ है 5 मीटर और विड्थ है 4 मीटर। अब आपको इसके अंदर एक स्क्वायर कारपेट बिछा हुआ है जिसका जो साइड है वो दे रखा है 3 मीटर। अब स्क्वायर है तो चारों साइड्स इक्वल होंगे, तो 3 मीटर की मदद से आप एरिया निकालेंगे स्क्वायर कारपेट का। उसी तरह से लेंथ और विड्थ दे रखी है तो आप रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। और इसके बाद आपसे पूछा है कि उस फ्लोर का एरिया निकालिए जिसमें कारपेट नहीं बिछा। तो उस एरिया को निकालने के लिए आप क्या करेंगे? पहले जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसकी मदद से आप एरिया ऑफ फ्लोर निकालेंगे जो कि हो गया 20 स्क्वायर मीटर। फिर लेंथ दे रखी है यानी साइड दे रखी है स्क्वायर कारपेट की और उसकी मदद से आप एरिया निकालेंगे स्क्वायर कारपेट का जो कि हो जाएगा 9 स्क्वायर मीटर। लेंथ यहाँ पर मतलब साइड ही है स्क्वायर का। फिर जब आपका स्क्वायर का भी और फ्लोर का भी एरिया निकल जाए तो जो कारपेटेड नहीं है उस एरिया को निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ द फ्लोर माइनस द एरिया ऑफ द फ्लोर लेड विथ कारपेट से माइनस करना होगा, यानी कि 20 स्क्वायर मीटर माइनस 9 स्क्वायर मीटर जो कि बन गया आपका 11 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4 स्क्वायर फ्लावर बेड्स each of side 4 meter are in the four corners on a piece of land 12 meter long and 10 meter wide. Find the area of the remaining part of the land. अब आपके पास 4 स्क्वायर फ्लावर बेड्स है, यहाँ पे फ्लावर्स लगाए जाते हैं और चारों कॉर्नर्स पे एक लैंड के जमीन के चारों कॉर्नर्स पे फ्लावर बेड्स लगे हुए हैं। अब आपको क्या करना है? उस एरिया को निकालना है जहां पर फ्लावर बेड्स नहीं है। तो आप इस फिगर की मदद से समझ सकते हैं कि पहले लैंड का जो लेंथ और ब्रेड्थ दे रखा है विच इज 12 मीटर एंड 10 मीटर। फिर आप स्क्वायर ब्रेड्स के जो साइड गिवन है 4 मीटर वो भी आपके पास गिवन है और ये 4 है, 4 टाइम्स हो जाएंगे। और जिस एरिया पे फ्लावर बेड्स नहीं है वो एरिया आपको निकालना है। तो सोल्यूशन में आप क्या करेंगे? जो गिवन है वो पहले वो लिखेंगे जो कि लेंथ गिवन है लैंड की विच इज 12 मीटर, विड्थ गिवन है 10 मीटर एंड एरिया निकालेंगे लेंथ टाइम्स विड्थ से जो कि हो जाएगा 12 टाइम्स 10 विच इज 120 स्क्वायर मीटर। क्योंकि यहाँ पर 4 स्क्वायर फ्लावर बेड्स है और हर एक स्क्वायर फ्लावर बेड्स की जो साइड है वो 4 मीटर है, तो पहले तो आप उस साइड का एरिया निकालेंगे। उस साइड की मदद से 1 फ्लावर बेड का एरिया निकालेंगे और क्योंकि वो 4 टाइम्स है, 4 फ्लावर बेड्स है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 4 टाइम्स 60 विच इज इक्वल टू 64 स्क्वायर मीटर। फिर देयरफॉर द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट आप निकालेंगे जिसमें आप कंप्लीट लैंड का एरिया माइनस 4 फ्लावर बेड्स का एरिया करेंगे जो कि 120 स्क्वायर मीटर माइनस 64 स्क्वायर मीटर हो जाएगा और दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 56 स्क्वायर मीटर। फिगर इट आउट। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन 25 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द गार्डन? एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका एरिया आपके पास गिवन है और उसकी लेंथ आपके पास गिवन है। लेंथ है 25 मीटर और जो उसका पूरा एरिया है उस गार्डन का
वो दे रखा है 300 स्क्वायर मीटर। अब आपको उस गार्डन की विड्थ निकालनी है। यहाँ पर जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। लेंथ है 25 मीटर, एरिया है 300 स्क्वायर मीटर। अब विड्थ निकालने के लिए आपको एरिया के साथ लेंथ को डिवाइड करना होगा, यानी 300 डिवाइडेड बाय 25। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, इस तरह से आप रफली डिवाइड करके देख सकते हैं, तो ये हो गया 12, यानी कि विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 12 मीटर। ये था आपका रफली। अब मैंने फेयर आउट स्टेप्स के वाइज लिख दिया है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेंथ है, एरिया है, एरिया जो लेंथ टाइम्स विड्थ होता है, विड्थ का निकालने के लिए एरिया को लेंथ से डिवाइड करना होगा, और विड्थ ऑफ द गार्डन होगी 12 मीटर। What is the cost of tiling a rectangular plot of land 500 meter long and 200 meter wide at the rate of 8 rupees per 100 square meter? यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका लेंथ है 500 मीटर और विड्थ है 200 मीटर। अब इस रेक्टेंगुलर प्लॉट को टाइल से फिल करना है, यानी टाइलिंग करनी है, और टाइलिंग करने का जो रेट है वो पर 100 स्क्वायर मीटर, यानी 100 स्क्वायर मीटर पर 8 रुपए ले रहा है। तो अब आप लेंथ और विड्थ की मदद से एरिया निकालेंगे। ये रफली कर रही हूं, उसके बाद फेयरली आंसर में लिखूंगी। तो यहाँ पर जो एरिया आया है वो आया है 1 लाख। अब 1 लाख एरिया में, यानी 1 लाख स्क्वायर मीटर एरिया में आपको 100 स्क्वायर मीटर के पर टाइलिंग जो कर रहे हैं वो ₹8 ले रहे हैं। तो 1 लाख स्क्वायर मीटर एरिया के लिए पहले आप 8 को 100 से डिवाइड कीजिए, फिर जो आंसर आएगा उसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 8 डिवाइड बाय 100 फॉर 1 स्क्वायर मीटर, फिर आप 1 लाख स्क्वायर मीटर के लिए 8 डिवाइड बाय 100 टाइम्स 1 लाख करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा। ये मैंने फाइनल आंसर लिख दिया है। यहाँ पर लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है, दोनों की मदद से आप एरिया निकालेंगे। जब एरिया निकल जाए विच इज 1 लाख स्क्वायर मीटर, तो आपको उसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो कॉस्ट निकालने के लिए 100 स्क्वायर मीटर टाइलिंग का कॉस्ट गिवन है, तो 1 स्क्वायर मीटर टाइलिंग निकालेंगे, फिर 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आ गया आपका टोटल कॉस्ट 8,000 रुपीज। तो ये था आपका फाइनल आंसर। थर्ड क्वेश्चन, अ रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रूव is 100 meter long and 50 meter wide. एक रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रूव है जो कि 100 मीटर लॉन्ग है और 500 मीटर वाइड है। If each coconut tree requires 25 square meter, what is the maximum number of trees that can be planted in this group? ये पूरा कोकोनट ट्री का रेक्टेंगुलर गार्डन जैसे बोल सकते हो आप। तो यहाँ पर जो लेंथ गिवन है रेक्टेंगुलर ग्रूव का वो है 100 मीटर और 50 मीटर। अगर एक कोकोनट ट्री को लगाने के लिए 25 स्क्वायर मीटर एरिया की जरूरत होती है, तो उस हिसाब से कितने रेक्टेंगुलर एरिया की जरूरत होगी उस कोकोनट ट्रीज को, यानी नंबर ऑफ कितने कोकोनट ट्रीज लग सकते हैं उस ग्रूव में, वो निकालना है। लेंथ और विड्थ की मदद से आप एरिया निकालेंगे विच इज 5000 स्क्वायर मीटर। 25 स्क्वायर मीटर एरिया फॉर 1 ट्री, 1 कोकोनट ट्री के लिए जरूरी है। तो 5000 स्क्वायर मीटर एरिया में आप कितने ट्रीज लगा सकते हैं उसको निकालने के लिए 1 को 25 से डिवाइड करना होगा और 5000 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि डायरेक्टली हम 5000 को 25 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो गया आपका 200 ट्रीज, यानी कि 200 पेड़ लग सकते हैं, कोकोनट ट्रीज लग सकती है उस कोकोनट ग्रूव पर। ये था आपका रफली आंसर। अब फाइनल आंसर जो स्टेप वाइज मैंने यहाँ दे रखा है, ये है आपका फाइनल आंसर। तो इस रेक्टेंगुलर ग्रूव का जो लेंथ है 100 मीटर 50 मीटर, और ये उन दोनों की मदद से हम एरिया निकाल देंगे। एरिया हो गया 5000 स्क्वायर मीटर, 25 स्क्वायर मीटर एरिया रिक्वायर्ड फॉर 1 ट्री and 5000 square meter area required for 5000 divided by 25 which is 200. तो maximum number of trees लग सकते हैं 200. Fourth question, by splitting the following figures into rectangles, find their areas. All measures are given in meters. नीचे दो फिगर्स गिवन है जिनको आपको रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना है, यानी कि जब आप इन फिगर को डिवाइड करेंगे तो वो रेक्टेंगल्स बनने चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट फिगर के अंदर आपके पास 4 रेक्टेंगल्स बन गए हैं और सेकंड फिगर के अंदर आप 3 रेक्टेंगल्स बना सकते हैं जिनका नेमिंग दे रखा है फर्स्ट फिगर में ABCD एंड सेकंड फिगर में ABC। इस तरह से आप हर एक ब्लॉक का एरिया निकालेंगे। तो फर्स्ट जो A ब्लॉक है इसका जो लेंथ है
और विड्थ है वो आपके पास गिवन है जो कि आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप उसका एरिया निकालेंगे जो कि होता है लेंथ टाइम्स विड्थ, जो कि 4 टाइम्स 3 यानी कि 12 स्क्वायर मीटर हो गया। उसी तरह से आप बी फिगर का निकालेंगे। बी फिगर का जो डायमेंशन है ये 4 दे रखा है लेंथ, और विड्थ जो है वो 1 मीटर है। तो उस तरह से आप इसको पहले लिखेंगे जो गिवन है, और उसके बाद आप उसका एरिया निकालेंगे। ये मैंने रफली लिखा है, फाइनल आंसर मैं बाद में इसको समझाने के बाद लिखूंगी। तो इस तरह से आपका 4 स्क्वायर मीटर हो गया। और जब आप सारे ब्लॉक्स का एरिया निकाल देंगे उन सबको ऐड करना होगा। सी ब्लॉक के अंदर जो आपके पास लेंथ गिवन है वो आप ध्यान से देखिए, ये 3+2 बनकर लेंथ बन रहा है यानी कि 5 मीटर का, और विड्थ है 2 मीटर का। जब हम इन दोनों को लेकर एरिया निकालेंगे तो आपका बन जाएगा 5 टाइम्स 2 दैट इज 10 स्क्वायर मीटर। सी हो गया ब्लॉक का। एंड डी ब्लॉक के अंदर आपके पास जो गिवन डायमेंशन है वो आप देख लीजिए। डी ब्लॉक में जो आपके पास गिवन है वो है 2 मीटर एंड 1 मीटर। तो इस तरह से आप लेंथ और विड्थ लिखकर सेपरेटली आप इसका भी एरिया निकाल देंगे, और फिर चारों एरियाज को आपको ऐड करना है। तो अब फाइनल आंसर में आप देख लीजिए कैसे लिखा है मैंने। फर्स्ट ए ब्लॉक का जो लेंथ है आपको स्टेप वाइज ऐसे लिखना होगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ए ब्लॉक 3 मीटर, विड्थ 4 मीटर और एरिया 12 स्क्वायर मीटर। बी रेक्टेंगुलर ब्लॉक का जो है जब आप लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। फिर सी जो ब्लॉक है उसका जो रेक्टेंगुलर फिगर का जो एरिया होगा वो 10 स्क्वायर मीटर है, एंड डी ब्लॉक का जो है उसका जो एरिया है वो 2 स्क्वायर मीटर है। और जब हम सारे एरियाज को आपस में ऐड करेंगे तो टोटल एरिया जो इस फिगर का बनेगा वो है 28 स्क्वायर मीटर। तो ये था ए पार्ट का। अब जो बी फिगर है वो आपके पास गिवन है जिसको 3 रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया गया है। तो पहले हम ए निकालेंगे। यहाँ पर लेंथ और विड्थ दोनों गिवन है आपके पास। तो अब आप निकालेंगे लेंथ जो हो गई वो 2 मीटर एंड विड्थ जो है वो 1 मीटर, और इसका जो एरिया निकल गया 2 मीटर 2 स्क्वायर मीटर। फिर बी का निकालेंगे। यहाँ पे लेंथ गिवन है 5 एंड विड्थ है 1, एरिया निकल जाएगा 5 स्क्वायर मीटर। सी ब्लॉक का जो एरिया होगा जो डायमेंशंस गिवन है वो है 2 एंड 1, जो कि एरिया बन जाएगा 2 स्क्वायर मीटर। और जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर होगा 9 स्क्वायर मीटर। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है फिगर इट आउट के क्वेश्चन है। ये है कट आउट द टैंग्राम पीसेस। टैंग्राम पीसेस है गिवन एट द एंड ऑफ योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के अंदर एंड में आपके पास एक टैंग्राम पीसेस दे रखा है जिसको यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनके आंसर देने हैं आपको। एक्सप्लोर एंड फिगर आउट हाउ मेनी पीसेस हैव द सेम एरिया। अब आपको इस फिगर को देखना है और किन फिगर्स या किन पीसेस के एरिया सेम हो सकते हैं वो निकालना है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ए और बी का दोनों एरिया सेम लग रहा है। ये मैं रफली लिख रही हूँ, फाइनल आंसर मैं को लिख कर दूंगी। सी एंड ई का भी एरिया सेम है। फिर अगर आप देख सकते हैं डी, जी एंड एफ, ये अगर आप देखेंगे तो डी फिगर, जी फिगर एंड एफ फिगर ये दोनों तीनों जो हैं वो सी और ई को कंबाइन करके बने हैं। तो यानी कि ये तीनों एरिया भी सेम होगा। तो जो इसका आंसर होगा शेप ए एंड बी हैव द सेम एरिया, शेप सी एंड शेप ई हैव द सेम एरिया, शेप डी, एफ एंड जी हैव द सेम एरिया। नेक्स्ट पूछा है हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज शेप डी एज कंपेयर टू शेप सी। शेप डी जो है वो शेप सी से कितना बड़ा है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन शेप्स सी, डी एंड ई, और इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो भी आपको निकालना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डी जो है वो सी से बड़ा है। अगर आप देख सकते हैं जो D है वो एक्चुअली C और E को कंबाइन करके बना हुआ है। ठीक है, अगर आपको D को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो C और E के एरिया के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं D इज ट्वाइस ऑफ C या D इज ग्रेटर देन C। ठीक है, और इन तीनों के बीच में रिलेशन है दैट C और E अगर टुगेदर यानी एक साथ हो जाए तो D बनता है। तो आप इसका फाइनल आंसर में लिख सकते हैं शेप डी इज ट्वाइस बिगर इन साइज देन शेप सी, और जो एरिया है डी का वो एरिया ऑफ सी शेप एंड ई शेप के बराबर है। यानी दोनों को ऐड करने पर जो आंसर आएगा वो शेप डी के एरिया के बराबर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देखिए यहाँ पर क्या है। थर्ड जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, विच शेप हैज मोर एरिया। किस शेप का सबसे ज्यादा एरिया है, डी या एफ। अगर आप ध्यान से देखेंगे
डी जो है, जो मैंने कि आपको बताया था, सी और ई को कंबाइन करके बना हुआ है, यानी सी और ई का एरिया बनाकर बना है। एफ को भी अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी सी और ई के एरिया के बराबर ही आ रहा है, यानी कि डी और ई एफ जो शेप है दोनों इक्वल है। इट्स बिकॉज शेप सी एंड ई शेप ई टुगेदर फिट परफेक्टली इनटू बोथ शेप डी एंड शेप एफ। शेप डी और एफ के अंदर शेप सी और ई दोनों अच्छे से फिट हो जाएंगे, यानी दोनों के सम के एरिया के बराबर है। फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज विच शेप हैज मोर एरिया। किस शेप का ज्यादा एरिया है वो आपको निकालना है, शेप एफ और जी। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अपने जो आंसर को रीजन भी देना है। तो एफ और जी में अगर आप ध्यान से देखेंगे, अभी हमने बताया कि एफ जो है वो सी और ई से मिलकर बना है। जी भी अगर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जी जो फिगर है वो उसमें भी शेप सी और ई दोनों फिट हो सकते हैं, यानी कि शेप एफ और जी दोनों इक्वल एरिया है। सेम ही रीजन देना है आपको। इट्स बिकॉज शेप सी एंड शेप ई टुगेदर फिट परफेक्टली इनटू बोथ शेप एफ एंड शेप जी। दोनों के अंदर परफेक्टली फिट हो सकते हैं। ये था फाइनल आंसर आपका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, what is the area of shape A as compared to shape G? शेप A का जो एरिया है वो शेप G से कैसे कंपेयर कर सकते हैं आप? कौन सा बड़ा है, कौन सा कितना बड़ा है वो आपको निकाला। इज इट ट्वाइस और इज इट 4 टाइम्स? तो अगर आप देख सकते हैं शेप A और G, जैसे कि G का बताया था, G जो है वो C और E से मिलकर बना है, यानी कि 2 टाइम्स C हम लिख सकते हैं। A जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, यानी 4 C's आ सकते हैं इसमें। अगर हम इसको कैंसिलेशन करते हैं 4 और 2 को, तो 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 आएगा, एंड 2 को जब 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, यानी कि वो ट्वाइस हुआ। A इज ट्वाइस ऑफ G, यानी कि आप लिख सकते हैं द एरिया ऑफ शेप A इज ट्वाइस एज बिग एज शेप G, यानी G से डबल है शेप A। सिक्स्थ क्वेश्चन है, कैन यू नाउ फिगर आउट द एरिया ऑफ बिग स्क्वायर फॉर्म्ड विद ऑल 7 पीसेस इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ शेप C? क्या आप इस पूरे सारा जो एरिया दे रखा है, सारे 7 पीसेस को मिलाकर ये जो बड़ा फिगर बन रहा है बिग स्क्वायर, इसका क्या एरिया निकलेगा? क्या फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या मिल सकता है इसका एरिया? और किसके रिस्पॉन्स में देना है आपको? रिस्पेक्ट में देना है शेप सी के। तो पहले हम हर फिगर को डिवाइड कर लेते हैं शेप सी के अकॉर्डिंग। तो डी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, एफ भी 2 पार्ट्स में, जी 2 पार्ट्स में, ए और बी जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, यानी कि सी को अगर हम 1 यूनिट मानते हैं तो डी में 2 सीज है, ई में अगेन सी और ई दोनों इक्वल है तो 1 यूनिट ही है, एफ में 2 यूनिट्स होंगे, जी में 2 यूनिट्स होंगे और ए में 4 यूनिट्स होंगे, यानी 4 सीज दिख रहे हैं। 4 सी एक साथ फिट हो सकते हैं शेप ए के अंदर और शेप बी के अंदर भी। अगर सी को हम 1 मानते हैं तो ए को 4 मानेंगे, बी को भी 4 मानेंगे, डी को आप 2 मानेंगे, जी को ई को भी आप 1 मानेंगे, एफ को 2 एंड जी को भी आप 2 मानेंगे। इस तरह से सबको ऐड करेंगे तो आपका टोटल फिगर आ जाएगा। इसका फाइनल आंसर लिख देते हैं। लेट द एरिया ऑफ शेप सी को 1 यूनिट मान लिया शेप सी को। अदर शेप्स हो जाएंगे, ए में 4 सीज है यानी 4 यूनिट्स, बी इक्वल्स टू 4, डी इक्वल्स टू 2, ई इक्वल्स टू 1, एफ इक्वल्स टू 2 एंड जी इक्वल्स टू 2। सबको ऐड करना है, प्लस 1 भी करना है क्योंकि सी को भी ऐड करना है इसके अंदर। तो टोटल मिलाकर 16 यूनिट्स हो गए, यानी कि एरिया ऑफ द बिग स्क्वायर जो है 16 टाइम्स एरिया ऑफ शेप सी, यानी शेप सी जितना भी एरिया होगा उसके 16 टाइम्स यानी 16 गुना ज्यादा बड़ा होगा बिग स्क्वायर। तो ये था इसका आंसर। सेवेंथ है, अरेंज दीज 7 पीसेस टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। इन 7 पीसेस जो कि स्क्वायर पीसेस बने हुए हैं, इन सारे पीसेस को अगर हम रेक्टेंगल के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं तो उसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इन टर्म्स ऑफ द एरिया ऑफ शेप सी नाउ। अब इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या बनेगा? जैसे यहाँ पर आप पहला फिगर था तो स्क्वायर में था, अब इन्हीं को अरेंज करके हमने रेक्टेंगल में बदल दिया तो ये इस तरह से बन गया। तो अब जाकर इसका क्या एरिया बनेगा वो आपको निकालना है एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर, और जो भी आप आंसर लिखेंगे उसका रीजन देना है। तो यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं, when we arrange all 7 pieces into a rectangle, the total area does not change, क्योंकि एरिया बिल्कुल भी नहीं बदलता चाहे वो किसी भी फॉर्म में बदल दिया जाए। तो अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिग स्क्वायर है तो बिग स्क्वायर का जो एरिया था वही एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, जो कि है 16 टाइम्स एरिया ऑफ शेप सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Are the perimeters of the square and the rectangle formed from these 7 pieces different or the same? अब इस स्क्वायर का और रेक्टेंगल का अगर पैरामीटर को हम कंपेयर करते हैं तो क्या वो सेम होगा या डिफरेंट होगा, वो आपको निकालना है और अपने आंसर का रीजन भी देना है, एक्सप्लेनेशन देना है। तो एरिया इज सेम बट द आउटर शेप चेंजेस। हमेशा याद रखना एरिया तो सेम रहता है लेकिन जो आउटर बाउंड्री होती है या शेप होती है वो बदल जाती है, और जब शेप बदल जाती है तो बाउंड्री की लेंथ यानी कि पैरामीटर भी बदल जाता है। व्हेन शेप चेंजेस द बाउंड्री लेंथ या पैरामीटर आल्सो चेंजेस। So the perimeters are different even though both have the same area. भले ही एरिया सेम हो लेकिन पैरामीटर डिफरेंट ही रहेंगे। अब जो नेक्स्ट है, look at the figures below and guess which one of them has the large area. अब इन दोनों फिगर को अच्छे से देखिए। अब आपको बताना है कि इन दोनों का में से किसका लार्ज एरिया है। We can estimate the area of any simple closed shape by using a sheet of squared paper or a graph paper where every square measures 1 unit times 1 unit or 1 square unit. यहाँ पर हम इन क्लोज फिगर को या तो हम किसी स्क्वायर पेपर के ऊपर रख सकते हैं या ग्राफ पेपर के ऊपर रखकर मेजर कर सकते हैं, जहां हर एक स्क्वायर बॉक्स जो होगा जिसका 1 यूनिट और 1 यूनिट मिलकर 1 स्क्वायर यूनिट बन जाएगा। टू एस्टिमेट द एरिया वी कैन ट्रेस द शेप ऑनटू a piece of transparent paper and place the same on the piece of squared or a graph paper and then follow the below conventions. इसको मैंने जैसे बताया, आप इस फिगर को किसी भी ट्रांसपेरेंट इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट स्क्वायर पेपर या ग्राफ पेपर रखकर आप इसको मेजर कर सकते हैं और इन कुछ चीजों को फॉलो करना है। जैसे द एरिया ऑफ वन फुल स्मॉल स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर्ड और ग्राफ पेपर इज टेकन एज 1 स्क्वायर यूनिट। अगर पूरा एक स्मॉल स्क्वायर कवर्ड है, जैसे कि एक स्क्वायर बॉक्स है, अगर वो पूरा फिल है उस फिगर से तो उस पूरे यूनिट को यानी उस पूरे स्क्वायर बॉक्स को 1 यूनिट माना जाएगा, फुल 1 यूनिट। सेकेंड कंडीशन ये रहेगी कि अगर इग्नोर पोर्शंस ऑफ द एरिया दैट आर लेस देन हाफ अ स्क्वायर। अगर एक स्क्वायर जो यूनिट है यानी स्क्वायर जो स्क्वायर पेपर या ग्राफ पेपर के अंदर एक स्क्वायर बॉक्स है उसमें सिर्फ आधे से भी कम कोई फिगर उसमें आया है लेस देन हाफ, तो उसको हम इग्नोर करेंगे, यानी उस स्क्वायर बॉक्स को हम काउंट ही नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है, वो ध्यान से देखना, वो मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, इफ मोर देन हाफ ऑफ अ स्क्वायर इज इन रीजन जस्ट काउंट इट एज 1 स्क्वायर यूनिट। अगर एक स्क्वायर यूनिट के अंदर वो फिगर जो है वो आधे से ज्यादा फिल है तो उसको आप पूरा मानेंगे और उसको 1 यूनिट काउंट करेंगे, यानी 1 पूरा बॉक्स उसको मानकर आपको कैलकुलेट करना है मोर देन हाफ पर। ठीक है, अगर मोर देन हाफ कोई स्क्वायर यूनिट शेडेड है तो आप उसको पूरा ही मान के चलेंगे। इफ एग्जैक्टली हाफ ऑफ द स्क्वायर इज काउंटेड टेक इट एज हाफ स्क्वायर यूनिट। एग्जैक्टली आधे पर आ रहा है अगर कोई स्क्वायर यूनिट, अगर कोई स्क्वायर बॉक्स सिर्फ आधा कवर्ड है तो उसको आधा ही मान के चलेंगे, हाफ मान के चलेंगे, और वो आपका हाफ यूनिट कहलाया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस आपको याद रखनी है और इसी के बेसिस पे ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जैसे फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब पहले आपको इन डॉट्स को ज्वाइन करके स्क्वायर बॉक्सेस बनाने होंगे और फिर ये देखना है कि ये फिगर कितने बॉक्सेस को कवर कर रहे हैं। तो फुल जो बॉक्सेस को कवर करने वाले जो फिगर हैं वो कितने यूनिट्स बन रहे हैं, 3 यूनिट्स। अगर आप देख सकते हैं 3 फुल स्क्वायर्स कवर्ड है या शेडेड है और 2 जो बॉक्सेस हैं वो हाफ शेडेड है। तो हाफ शेडेड जो बॉक्सेस है उसको हम 2 हाफ्स है तो 2 टाइम्स 1/2 जिसको हम देखेंगे तो 1 बनता है। तो टोटल जो एरिया इस फिगर का है वो है 3 + 1 यानी कि 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इस तरह से आपको धीरे धीरे आराम से देखकर फिगर को करना है। तो अब आंसर जो हो गया वो हो गया फुल स्क्वायर्स 3 यूनिट्स हैं, हाफ स्क्वायर्स 2 हाफ्स यानी कि 1 यूनिट, लेस देन हाफ स्क्वायर यहाँ पे कुछ भी नहीं है 0 लिखेंगे, मोर देन हाफ स्क्वायर में कुछ नहीं है 0, और टोटल एरिया हो गया 4 स्क्वायर यूनिट। अब इस फिगर को देखिए, इसको शेडेड किया, उसके बाद कितने डॉट्स ज्वाइन किए और कितने स्क्वायर्स बन गए। फुल स्क्वायर्स में आपके पास कितने हैं, 6 फुल स्क्वायर यूनिट्स हैं, यानी 6 यूनिट्स आपके फुली शेडेड हैं। और हाफ में अगर आप देख सकते हैं तो उसमें आपके पास मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 ही हाफ शेडेड हैं, यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाय हाफ दैट इज 3 कंप्लीट यूनिट हो गया। तो टोटल जो एरिया निकलेगा वो इन दोनों को ऐड करने पर निकलेगा, यानी 6 + 3 9 स्क्वायर यूनिट्स।
तो इस तरह से आप हर एक को आराम से कीजिएगा और ये फाइनल आंसर हो गया। लेस देन हाफ और मोर देन हाफ में कोई भी शेडेड नहीं है तो 0 हो जाएंगे और टोटल एरिया 9 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट फिगर अगेन यहाँ पे शेड करना है और कितने डॉट्स हैं वो सारे डॉट्स ज्वाइन करके जिसमें भी ये आ रहे हैं उन्हीं लाइंस को ज्वाइन करना है। और फुली स्क्वायर्ड जो आपको दिख रहे हैं वो है आपके पास 7 फुली स्क्वायर्ड यूनिट्स आपके कवर्ड हैं या शेडेड हैं। हाफ स्क्वायर्ड यूनिट्स आपके पास सिर्फ 4 है, तो आप देख सकते हैं 4 उसके बाद 5 एंड 6 नीचे भी हैं तो 6 हो गए आपके पास। 6 टाइम्स 1/2 यानी कि 3 यूनिट्स और टोटल एरिया 7 + 3 यानी कि 10 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर फुल स्क्वायर्स, हाफ स्क्वायर्स, लेस देन हाफ, मोर देन हाफ और टोटल एरिया हो गया आपका 10 स्क्वायर यूनिट्स। फिर आपका आ गया ये जो फिगर है शेड करना है और फिर कितने डॉट्स है सब ज्वाइन करके फुली स्क्वायर्ड यूनिट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फुली स्क्वायर्ड यूनिट्स हैं तो 8 आप लिख सकते हैं 8 यूनिट्स। और हाफ में आपके पास कितने हैं तो आप इसको आराम से देखिए 1 2 3 4 5 6 हाफ्स हैं यानी कि 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से यानी कि 3 कंप्लीट यूनिट्स हो गए। टोटल एरिया 8 + 3 यानी कि 11 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। और फाइनल आंसर में आप लिख सकते हैं इसी तरह से फुल स्क्वायर्स, हाफ स्क्वायर्स, लेस देन हाफ, मोर देन हाफ एंड टोटल एरिया हो गया आपका 11 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लेट्स एक्सप्लोर Why is area generally measured using squares? सिर्फ एरिया को स्क्वायर बॉक्सेस में ही मेजर क्यों किया जाता है? Why can't we use circles instead of squares to find the area? क्यों हम सर्कल्स को यूज नहीं कर सकते इन प्लेस ऑफ स्क्वायर्स टू फाइंड द एरिया? तो अब देखिए यहाँ पर ड्रॉ अ सर्कल ऑन अ ग्राफ शीट विद डायमीटर यानी ब्रेड्थ ऑफ लेंथ 3। अगर हम सर्कल को लेते हैं और उसका डायमीटर मानते हैं यानी कि इसका जो लेंथ होगा वो 3 है तो काउंट द स्क्वायर्स एंड यूज देम टू एस्टिमेट द एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन। हम पहले स्क्वायर्स को काउंट करेंगे और स्क्वायर में जितने भी सर्कल्स हैं उसको एक एस्टिमेटली काउंट करके एरिया निकाल सकते हैं। एज यू कैन सी सर्कल्स कांट बी पैक्ड टाइटली विदाउट गैप्स इन बिटवीन। अगर आप देख सकते हैं इन सर्कल्स को ये जो टाइटली पैक्ड नहीं है, बीच में गैप्स दिख रहे हैं, इस वजह से हमारे एरिया जो है वो एस्टिमेट ही आएगा लगभग के करीब। सो इट इज डिफिकल्ट टू गेट द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एरिया ऑफ by using circles as units, इसलिए हमेशा accurate measurement नहीं आएगा एरिया का। Here the same rectangle is packed in two different ways with circles। अगर हम सेम रेक्टेंगल के अंदर सर्कल्स को देखते हैं डिफरेंट तरीके से अरेंज में, एक रेक्टेंगल में 42 सर्कल्स हैं, अगर 42 यूनिट्स मान सकते हैं, और एक में 44 सर्कल्स हैं, 44 यूनिट्स हो सकते हैं, यानी कि सेम रेक्टेंगल के डिफरेंट मेजरमेंट, यानी कि हम सर्कल्स में निकालना मुश्किल हो जाता है। Let's explore. On a squared grid paper, 1 square equals to 1 square unit. Make as many rectangles as you can see, whose lengths and widths are as a whole number of units such that the area of the rectangle is 24 square units. अब आपको एक स्क्वायर ग्रिड पेपर लेना है जहां हर एक स्क्वायर जो होगा वो स्क्वायर यूनिट के बराबर होगा। आप कितने भी रेक्टेंगल्स उसमें बनाइएगा जिसमें लेंथ और विड्थ अलग होंगे, सिर्फ होल नंबर्स लेने हैं आपको, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो 24 स्क्वायर यूनिट होना चाहिए। फिर आपको बताना है which rectangle has the greatest perimeter and which rectangle has the least perimeter। किस रेक्टेंगल का सबसे ज्यादा पैरामीटर आएगा और किसका कम आएगा। तो पहले तो आप ये पता कीजिए कि लेंथ और विड्थ क्या होगी जिसको मल्टीप्लाई करने पर 24 आ सकते हैं। तो एक है 24 टाइम्स 1 यानी कि 24 लेंथ हो सकती है और ब्रेड्थ 1 हो सकती है यानी विड्थ 1 हो सकती है। 12 टाइम्स 2, 8 टाइम्स 3 एंड 6 टाइम्स 4 करने पर 24 आता है। तो इस तरह के कुछ रेक्टेंगल्स आप बना सकते हैं स्क्वायर ग्रिड पेपर पर। और फिर जब आपका ये बन जाता है तो अब आपको निकालना है पैरीमीटर। पैरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है 2 टाइम्स सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ या विड्थ। तो अब आप देख सकते हैं तो फर्स्ट जो रेक्टेंगल है उसका जो पैरीमीटर अब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 50, सेकेंड का 28, थर्ड का आया पैरीमीटर 22 एंड फोर्थ यानी लास्ट वन का आया 20। यानी कि जो ग्रेटेस्ट है वो है फर्स्ट पैरामीटर 24 टाइम्स 1 का, और जो लीस्ट है वो है 6 टाइम्स 4 यानी कि लास्ट वाला जो दिख रहा है आपको ये है आपका पैरामीटर। तो आप फाइनल आंसर में लिख सकते हैं रेक्टेंगल विद ग्रेटेस्ट पैरामीटर, एरिया हो गया 24 स्क्वायर यूनिट्स। पॉसिबल रेक्टेंगल्स हो सकते हैं 24 टाइम्स 1, 12 टाइम्स 2, 8 टाइम्स 3 एंड 6 टाइम्स 4। ये डायमेंशंस है यानी लेंथ और विड्थ दे रखी है। पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला पता है और इस तरह से आपने लार्जेस्ट पैरामीटर निकाल दिया जिसके 50 यूनिट्स हैं
और लीस्ट पैरामीटर हो गए आपके 6 times 4 यानी कि 20 यूनिट्स। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब जो पूछा है, इफ यू टेक अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 32 स्क्वायर सेंटीमीटर, अब 32 स्क्वायर सेंटीमीटर का निकालना है, व्हाट विल बी योर आंसर बी? तो आपका आंसर क्या हो सकता है? गिवन एनी एरिया, जो भी एरिया गिवन है, इज इट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द रेक्टेंगल विद द ग्रेटेस्ट पैरामीटर एज वेल एज द लीस्ट पैरामीटर? जब एरिया गिवन है, क्या इससे हम प्रेडिक्ट यानी कि अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा रेक्टेंगल का पैरामीटर ज्यादा होगा और किसका कम? गिव एग्जाम्पल्स एंड रीजन फॉर योर आंसर। जो पिछले आपने किया था वैसे ही आपको देना है और रीजन भी बताना है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कौन से दो पेयर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर, कौन से दो नंबर्स हैं या पेयर है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 32 आ रहा है। तो 32 टाइम्स 1 32 होगा, यानी लेंथ अगर 32 होगी, ब्रेड्थ 1 है तो 32 आएगा। 16 टाइम्स 2 32 होता है, 8 टाइम्स 4 32 होता है। ये जो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 32 आते हैं। फिर इनका पैरामीटर अगर आप निकालने बैठेंगे तो आपको जो पैरामीटर है पहले फॉर्मूला पुट करना है, विच इज 2 टाइम्स सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, और पैरामीटर जो हो जाएगा फर्स्ट का विच इज 66 यूनिट्स, पैरामीटर सेकंड का हो जाएगा यहाँ पर 36 यूनिट्स, और फिर थर्ड जो पैरामीटर आपके पास गिवन है वो हो जाएगा आपका 24 यूनिट्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फर्स्ट जो पैरामीटर है वही आपका सबसे बड़ा रेक्टेंगल है, पैरामीटर है, और जो लास्ट है वो आपका स्लोएस्ट या लीस्ट आपका पैरामीटर होगा, फिगर है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर। फाइनल मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया है, ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। आप इसका आंसर लिखेंगे फॉर एरिया 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। पॉसिबल रेक्टेंगल्स हो सकते हैं 32 टाइम्स 1, 16 टाइम्स 2, 8 टाइम्स 4, और ग्रेटेस्ट पैरामीटर का हो जाएगा 66 सेंटीमीटर एंड लीस्ट पैरामीटर हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। अब इसका रीजन जरूर देना है कि द शेप दैट लुक्स मोर लाइक अ स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पैरामीटर। जो शेप स्क्वायर जैसा लग रहा है, दिखने में थोड़ा बहुत स्क्वायर जैसा लग रहा है, उसी का ही जो पैरामीटर है वो स्मॉलेस्ट है, और जिसके लॉन्ग एंड थिन साइड्स हैं वो लार्जेस्ट पैरामीटर होगा, वो रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होगा वो लार्जेस्ट होगा। तो ये रीजन है। तो ये था आपका थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी शेयर करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।